इंस्पायर डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, एक सुबह आप आंखें खोलते हैं लेकिन कुछ भी करने का मन नहीं करता। ना उठने का, ना मुस्कुराने का, ना किसी से बात करने का। लेकिन जिंदगी तो ठहरती नहीं। दुनिया अपने रफ्तार से भागती रहती है। आपके काम, आपकी जिम्मेदारियां, आपके सपने सब इंतजार नहीं करते। और तब सवाल उठता है, जब हम अंदर से टूटे हुए हो तो कैसे आगे बढ़ें? कैसे अपने काम पूरे करें जब दिल बैठा हो? आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं जो उन लोगों के लिए है जो हर दिन अपने आप से लड़ते हैं। जे डी प्रेस्टन और जे ए फास्ट की किताब गेटिंग इट डन व्हेन यू आर डिप्रेस्ड न सिर्फ प्रेरणा देती है बल्कि व्यवहारिक तरीके भी बताती है कि कैसे हम डिप्रेशन के अंधेरे में भी रोशनी की एक किरण खोज सकते हैं। यह किताब कहती है कि आप टूटी हुई हालत में भी चीजें पूरी कर सकते हैं। आप थके हुए मन से भी सफल हो सकते हैं। आपको सुपर हीरो नहीं बनना, बस अपने आप को हर दिन थोड़ा सा हराना है। और आज इंस्पायर डाइजेस्ट पर हम इस किताब को एक बिल्कुल नई, सरल और दिल को छू लेने वाली शैली में सुनेंगे, ताकि आपकी आत्मा जागे, आपका हौसला बढ़े और आप हर उस बाधा को तोड़ सकें जो आपको रोक रही है। तो चलिए, बिना रुके, बिना थके हम इस गहरी और प्रभावशाली किताब की यात्रा शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है उस एक आवाज से जो अक्सर हमारे मन में गूंजती है, तू कुछ नहीं कर सकता। यही वो आवाज है जो डिप्रेशन का पहला चेहरा होती है। वो आपको पलंग से बांध देती है, आपकी आंखों में धुंध भर देती है और आपका दिल ऐसे जकड़ लेती है कि लगता है कुछ भी मुमकिन नहीं। पर इस किताब के लेखक कहते हैं, मान लो कि वो आवाज झूठ बोल रही है। हाँ, शुरुआत में यह मानना आसान नहीं होता, पर एक छोटा कदम भी उस झूठ को तोड़ सकता है। किताब की शुरुआत एक छोटे से अभ्यास से होती है। खुद से कहो कि तुम डिप्रेशन में हो, लेकिन तुम रुक नहीं रहे। यह एक साधारण वाक्य है, लेकिन इसकी ताकत असाधारण है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि डिप्रेशन के समय हम जो महसूस करते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। हमारा मन एक चश्मा पहन लेता है जो हर चीज को धुंधला, बेकार और डरावना दिखाता है। लेकिन अगर हम जान लें कि यह चश्मा बदला जा सकता है, तो हम चीजों को दोबारा साफ देख सकते हैं। इस किताब में एक और गहरा विचार सामने आता है। काम करना डिप्रेशन की दवा हो सकता है। नहीं, ये कोई जादू की गोली नहीं है। लेकिन जब आप कुछ भी छोटा सा काम करते हैं, जैसे बिस्तर बनाना, कपड़े धोना या सिर्फ एक मेल भेजना, तो आपका मन कहता है, देखो तुम कर सकते हो। और फिर वहीं से शुरू होती है आशा की एक नई डोर। लेखक कहते हैं कि हमें खुद से छोटे छोटे वादे करने चाहिए, जैसे मैं आज सिर्फ 5 मिनट काम करूंगा। और जब वो 5 मिनट पूरे होते हैं तो आप पाते हैं कि आप 20 मिनट से काम कर रहे हैं, फिर आधा घंटा, फिर कभी कभी पूरा दिन। लेकिन शुरुआत वही 5 मिनट होते हैं। किताब बार बार इस बात पर जोर देती है कि हमें अपनी उम्मीदें बहुत ऊंची नहीं रखनी चाहिए, खासकर तब जब हमारा मन थका हुआ हो। अगर आप सोचते हैं कि मुझे आज सब कुछ पूरा करना है, तो यह सोच आपको और नीचे खींच सकती है। इसके बदले अगर आप सोचें कि मुझे बस एक काम करना है, तो वह सोच आपको आगे बढ़ने की शक्ति देती है। अब बात आती है आत्मदया की। लेखक कहते हैं कि डिप्रेशन के दौरान हम अक्सर खुद को दोष देते हैं। हम सोचते हैं कि हम कमजोर हैं, हम निकम्मे हैं, हम में हिम्मत नहीं है। लेकिन यह सब झूठ है। सच्चाई यह है कि आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसे कोई देख नहीं सकता। और अगर आप फिर भी उठते हैं तो आप कमजोर नहीं, बल्कि बेहद मजबूत हैं। किताब में एक बहुत ही सुंदर दृश्य बताया गया है। एक महिला जो डिप्रेशन से जूझ रही थी, लेकिन हर दिन सिर्फ अपने बगीचे में एक फूल को पानी देती थी। बस एक फूल। और धीरे धीरे वो फूल खिलने लगा। उसी के साथ उस महिला का मन भी खिलने लगा। ये कहानी हमें बताती है कि छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। डिप्रेशन के समय हमें अपने आप से दोस्ती करनी होती है। ये किताब कहती है कि जब आपका मन आपको गिराने की कोशिश करे, तब आप अपने आप से वैसे बात करें जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते। क्या आप अपने दोस्त को कहेंगे कि वो बेकार है? नहीं। तो फिर अपने आप से क्यों कहें? लेखक एक अभ्यास बताते हैं। हर सुबह आईने में देखो और कहो,
मैं परेशान हूं लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। ये शब्द जब बार बार दोहराए जाए तो आपके दिमाग में नई राह बनाते हैं, और वो राह आपको निराशा से बाहर निकाल सकती है। किताब के एक हिस्से में बताया गया है कि डिप्रेशन अक्सर भविष्य से डर दिलाता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि भविष्य की चिंता छोड़ दो, आज पर ध्यान दो, अभी के 5 मिनट पर। और जब आप 5 मिनट का सामना करते हैं तो आप भविष्य की चुभन से बच जाते हैं। यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए एक रहनुमा है जो खुद को अकेला महसूस करता है, जो सोचता है कि कोई उसे नहीं समझता। लेकिन लेखक ने हर उस भावना को शब्द दिए हैं जिसे शायद आपने भी महसूस किया हो। वो खालीपन, वो डर, वो ठहराव, और फिर उन्होंने उन सब के लिए एक रास्ता भी दिखाया है। जैसे जैसे किताब आगे बढ़ती है, लेखक बताते हैं कि कभी कभी हमें दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। हाँ, मदद मांगना कमजोरी नहीं है, ये बहादुरी है। किसी दोस्त को कॉल करना, किसी थेरेपिस्ट से बात करना, ये सब वो कदम है जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। कभी कभी आप कुछ भी महसूस नहीं करते, ना अच्छा ना बुरा, बस एक खालीपन होता है। ऐसे समय में लेखक कहते हैं, अपने आप से जोर मत डालो कि तुम कुछ महसूस करो, बस कुछ करो, चाहे वो एक कप चाय बनाना हो या वॉशिंग मशीन चलाना। क्रिया भावना से पहले आती है। जब आप करते हैं तभी मन भी चलने लगता है। एक बड़ा संदेश इस किताब का यह भी है कि परफेक्शन की जरूरत नहीं है। आपसे कोई उम्मीद नहीं कर रहा कि आप हर दिन सुपरस्टार बने, बस कोशिश करते रहो, गिरो, उठो, फिर चलो। यही असली हिम्मत है। कभी कभी हमारा मन कहता है क्या फायदा, और यह सबसे खतरनाक सवाल होता है। लेकिन किताब कहती है उस सवाल का जवाब मत दो, सिर्फ एक काम कर लो। जब आप कुछ करते हैं तो आपका मन खुद जवाब ढूंढ लेता है। क्या आपने कभी वो सन्नाटा महसूस किया है जो शब्दों से परे होता है? वो खामोशी जो सिर्फ आपके भीतर गूंजती है, जहां न तो कोई आवाज होती है, न ही कोई रंग, न स्वाद, न ही खुशी का कोई एहसास। यही वो जगह है जहां डिप्रेशन सबसे अधिक ताकतवर होता है। और आज हम उस अंधेरे में और गहराई से उतरने जा रहे हैं। लेकिन इस बार हमारे पास एक मशाल है। प्रेस्टन और फास्ट की यह किताब न सिर्फ आपके अनुभवों को शब्द देती है, बल्कि वह हथियार भी देती है जिससे आप उस गहरे अंधेरे को चीर सकते हैं। किताब कहती है कि डिप्रेशन का सबसे छुपा हुआ हथियार है शर्म। हम शर्मिंदा होते हैं क्योंकि हम वो नहीं कर पा रहे जो दुनिया हमसे उम्मीद करती है। हम अपने बिस्तर से नहीं उठ पा रहे, हम समय पर जवाब नहीं दे पा रहे, हम मुस्कुरा नहीं पा रहे, और धीरे धीरे हम अपने आप से नफरत करने लगते हैं। लेकिन लेखक यहां एक गहरी बात कहते हैं, शर्म तुम्हारा बोझ नहीं है, यह समाज ने डाला है। अगर तुम बीमार होते और बुखार होता तो कोई तुमसे उम्मीद नहीं करता कि तुम दौड़ लगाओ। पर मानसिक बीमारी के समय लोग ये समझ ही नहीं पाते कि तुम अंदर से लड़ रहे हो। इसीलिए पहला काम है शर्म को पहचानना और उसे बाहर निकालना, जैसे कोई पुराने जले कपड़े को अलमारी से निकालकर फेंकता है। शर्म को अंदर दबाए रखना उस जहर की तरह है जो धीरे धीरे आपकी आत्मा को खा जाता है। जब आप खुद से कह सकते हैं, हाँ मैं कठिन दौर से गुजर रहा हूं और इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, तो वही पहला पल होता है आजादी का। इसके बाद आता है अपराध बोध। डिप्रेशन में अक्सर हम सोचते हैं कि हम दूसरों के लिए बोझ हैं। हम यह महसूस करते हैं कि हमारे कारण हमारे करीबी परेशान हो रहे हैं। हम सोचते हैं मैंने कॉल का जवाब नहीं दिया, मैं पार्टी में नहीं गया, मैं समय पर प्रोजेक्ट जमा नहीं कर पाया, मैं एक असफल व्यक्ति हूं। लेकिन इस अपराध बोध की जड़ में जो भावना छिपी होती है वो है मैं काफी अच्छा नहीं हूं। लेखक यहां एक खूबसूरत उदाहरण देते हैं। एक आदमी हर दिन खुद को कोसता था क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाता था। लेकिन जब उसने सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने बच्चे के साथ बैठकर कहानी पढ़ी, तब उसका बच्चा मुस्कुरा उठा और उस मुस्कान ने अपराध बोध को पिघला दिया। हमेशा यह जरूरी नहीं कि आप बड़े काम करें। कभी कभी आपकी उपस्थिति, आपका छोटा सा प्रयास किसी के लिए पूरी दुनिया बन सकता है। फिर आता है डर, डिप्रेशन का तीसरा चेहरा। यह डर किसी खास चीज से नहीं होता, बल्कि सब कुछ से होता है। डर कि आप फिर फेल होंगे, डर कि लोग आपको जज करेंगे,
डर की अगर आपने कोशिश की और हार गए तो क्या होगा? लेखक कहते हैं कि डर को हराना नहीं, बस उसका सामना करना है। जैसे एक कमजोर रोशनी में किसी परछाई को देखकर डर लगता है, लेकिन जैसे ही आप लाइट जलाते हैं वो परछाई सिर्फ एक कुर्सी निकलती है। वैसे ही जब आप डर का सामना करते हैं तो आप देखते हैं कि वो इतना बड़ा नहीं था जितना आपने सोचा। किताब एक और विचार देती है, अपना असली चेहरा मत छुपाओ। डिप्रेशन में हम अक्सर एक मुखौटा पहन लेते हैं। हम दुनिया को दिखाते हैं कि सब कुछ ठीक है, जबकि अंदर हम बिखर रहे होते हैं। लेकिन यह मुखौटा हमें और अकेला कर देता है। लेखक सलाह देते हैं कि आप अपने किसी एक विश्वास पात्र से, चाहे वो कोई दोस्त हो, परिवार का सदस्य हो या थेरेपिस्ट हो, सच बोलें। उन्हें बताएं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। यह स्वीकार करना कि आप ठीक नहीं हैं कोई हार नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी बहादुरी है। किताब का एक दिल को छूने वाला हिस्सा है। जब एक महिला ने डिप्रेशन के दौरान अपने मन की हालत एक डायरी में लिखना शुरू किया। वह सिर्फ 2 लाइनें हर दिन लिखती थी। आज का दिन मुश्किल था, लेकिन मैंने चाय बना ली। या मैं बहुत रोई, लेकिन मैंने बिस्तर से उठकर खिड़की खोली। और उन 2 लाइनों ने धीरे धीरे एक पुल बनाया, उसे अपने दर्द से जोड़ने का और फिर दर्द से बाहर निकलने का। डिप्रेशन में अक्सर ऐसा लगता है कि हम स्थिर हो गए हैं, जैसे समय थम गया हो। लेकिन लेखक हमें बताते हैं, हर छोटा कदम, चाहे जितना भी धीमा क्यों ना हो, आपको आगे बढ़ा रहा है। और यह सोच ही वह शक्ति है जो आपको उस ठहराव से बाहर खींचती है। अब बात करते हैं एक और चुनौती की, कमरे से बाहर निकलना। जब डिप्रेशन गहराता है तो सबसे आसान होता है खुद को बंद कर लेना, एक ही जगह, एक ही कमरे में पड़े रहना। लेकिन वही कमरा धीरे धीरे एक कैदखाना बन जाता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप बस 5 मिनट के लिए सूरज की रोशनी में खड़े हो सके तो आपका शरीर उस रोशनी को अंदर लेता है और वह आपके मन पर असर डालती है। वैज्ञानिक शोध भी कहते हैं कि प्राकृतिक रोशनी डिप्रेशन के लक्षणों को कम कर सकती है। इसलिए अगर आप सिर्फ बालकनी में जाकर सांस भी लें तो आपने बहुत कुछ कर लिया। और जब आप बार बार ये छोटे निर्णय लेते हैं तो एक दिन आप पाते हैं कि आपने एक नई जिंदगी की नींव रख दी है। एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है नींद। डिप्रेशन के साथ नींद की लड़ाई बहुत आम है। या तो बहुत ज्यादा नींद आती है या बिल्कुल नहीं आती। लेखक कहते हैं कि नींद को ठीक करना पहला फिजिकल कदम है जो आपकी मानसिक स्थिति पर सीधा असर डालता है। सोने से पहले मोबाइल से दूरी बनाना, हल्का संगीत सुनना, गर्म दूध पीना, ये सब छोटी आदतें आपकी नींद सुधार सकती हैं। और जब आप बेहतर सोते हैं तो आप बेहतर सोच सकते हैं। किताब का एक और मजबूत संदेश है, खुद के प्रति करुणा रखो। डिप्रेशन के समय हम खुद पर बहुत कठोर हो जाते हैं। हम खुद से ही कह देते हैं, तुम निकम्मे हो, तुम कभी ठीक नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप अपने ही दिल से इतनी सख्ती करेंगे तो वो कैसे ठीक हो पाएगा? इसीलिए लेखक कहते हैं, खुद से वैसे बात करो जैसे आप अपने सबसे प्यारे दोस्त से करते। कहो, मैं जानता हूं कि यह समय कठिन है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। किताब में एक जगह एक व्यक्ति की कहानी है जिसने डिप्रेशन के दौरान खुद को एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा था, जब तू नीचे हो तब ये पढ़ना, तू अकेला नहीं है, तू अंधेरे में है पर रोशनी तेरे भीतर है। और जब भी वो व्यक्ति टूटने लगता वो उस पत्र को पढ़ता। यही पत्र उसकी आत्मा की पुकार बन गया। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे जिंदगी थम गई हो, जैसे कुछ भी मायने नहीं रखता, जैसे आपके चारों ओर सब चलता जा रहा है, लोग हंस रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, लेकिन आप बस खिड़की के बाहर देखते रहते हैं। और वो खिड़की हनुमाजोग असल में कोई कांच नहीं बल्कि एक दीवार बन चुकी होती है जो आपको बाकी दुनिया से अलग करती है। पर क्या हो अगर उस दीवार में एक दरार बन जाए, एक ऐसी दरार जिससे रोशनी की एक किरण भीतर आ सके? आज का भाग उसी दरार की तलाश है, उस जगह की खोज जहां हम फिर से खुद को छू सकें। प्रेस्टन और फास्ट की यह किताब न केवल डिप्रेशन के अंधेरे को समझती है बल्कि उसमें छिपी छोटी छोटी रोशनियों को ढूंढने में भी मदद करती है।
जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो सबसे पहले आपकी इच्छा शक्ति कमजोर होती है। आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता, न नहाने का, न कपड़े बदलने का, न किसी से बात करने का। ये ना करने की आदत धीरे धीरे आपके भीतर एक भारीपन पैदा करती है और यही भारीपन आपकी दिनचर्या को बर्बाद करता है। लेखक कहते हैं, काम करने की इच्छा तभी आती है जब आप काम शुरू करते हैं, न कि उससे पहले। इसका मतलब है कि अगर आप उस इच्छा का इंतजार करेंगे तो शायद कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। पर अगर आप सिर्फ 2 मिनट का नियम अपनाएं, यानी जो भी करना है उसे सिर्फ 2 मिनट करने की सोचें, तो वो छोटा सा एक्शन आपके भीतर गति ला सकता है। किताब में एक उदाहरण है। एक व्यक्ति था जो महीनों से बिस्तर से उठ नहीं रहा था। उसने तय किया कि वो सिर्फ 2 मिनट तक अपना कमरा साफ करेगा। पहले दिन उसने बस एक रूमाल उठाया, दूसरे दिन एक किताब वापस शेल्फ पर रखी और 1 हफ्ते बाद उसका कमरा चमकने लगा। यह जादू नहीं था, यह सिर्फ 2 मिनट का कमाल था। लेखक बार बार कहते हैं, शुरुआत पर ध्यान दो, अंत अपने आप आएगा। हमें रोज सुबह बस एक काम चुनना है और उसके लिए उठना है। जब आप अपने आप से वादा करते हैं कि मैं सिर्फ एक चीज करूंगा, तब आपके मन पर दबाव कम हो जाता है और वो कम दबाव ही आपको गति देता है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। डिप्रेशन और शरीर का गहरा रिश्ता है। जब आप अच्छा खाते हैं, हल्का फुल्का व्यायाम करते हैं, तो आपका शरीर आपके मन को संकेत देता है कि आप जीना चाहते हैं। लेखक यह कहते हैं, भले ही मन न माने, शरीर को चलाओ। किताब में एक महिला का अनुभव है जो हर दिन सिर्फ 3 बार सांस लेने के लिए बाहर जाती थी। वो गिनती थी 1 2 3 और फिर वापस अंदर आ जाती थी। 1 महीना ऐसा ही चला। फिर उसने सोचा, क्यों ना थोड़ा और बाहर रहा जाए, और कुछ ही हफ्तों में वो सुबह की सैर करने लगी। उस सैर ने उसके भीतर एक नई ताजगी भर दी। कभी कभी आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, लेकिन अगर आप खुद से बस इतना कहें, मुझे कोई बड़ा काम नहीं करना, बस शरीर को थोड़ा हिलाना है, तो आप खुद को एक नई दिशा दे सकते हैं। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। डिप्रेशन आपके रिश्तों पर गहरा असर डालता है। आप जवाब नहीं देते, मिलते नहीं, बात नहीं करते, और फिर लोग सोचने लगते हैं कि आप बदले गए हैं, लेकिन सच ये है कि आप अंदर से जूझ रहे हैं। लेखक कहते हैं, हर रिश्ते को जरूरत होती है एक सच्चाई की। अगर आप अपने करीबी लोगों से यह कहें, मैं थोड़े समय के लिए दूरी बनाना चाहता हूं क्योंकि मैं ठीक नहीं हूं, तो वो शायद दुखी होंगे, लेकिन वो आपको समझेंगे। इससे बेहतर है कि आप चुपचाप सब कुछ तोड़ दें। किताब यह भी सिखाती है कि हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग आपकी मानसिक स्थिति को समझ ही नहीं पाते। वो आपसे केवल वही रूप चाहते हैं जो उन्हें पसंद है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना आत्मरक्षा है, स्वार्थ नहीं। आपको यह भी समझना होगा कि जब आप टूट रहे होते हैं, तो आपको ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो आपको जोड़ सके, न कि और तोड़े। डिप्रेशन के दौरान अक्सर एक और गलतफहमी होती है कि मदद मांगना कमजोरी है, लेकिन लेखक यहां एक बड़ा मिथ तोड़ते हैं। वो कहते हैं, मदद मांगना अंदर से मजबूत इंसान की निशानी है। जब आप किसी से कहते हैं कि आप टूट रहे हैं, तो आप दरअसल उस भरोसे को आगे बढ़ा रहे हैं जो इंसानों के बीच सबसे कीमती होता है। डिप्रेशन के दौरान अक्सर एक और गलतफहमी होती है कि मदद मांगना कमजोरी है, लेकिन लेखक यहां एक बड़ा मिथ तोड़ते हैं। वो कहते हैं, मदद मांगना अंदर से मजबूत इंसान की निशानी है। जब आप किसी से कहते हैं कि आप टूट रहे हैं, तो आप दरअसल उस भरोसे को आगे बढ़ा रहे हैं जो इंसानों के बीच सबसे कीमती होता है। किताब में एक दृश्य है। एक युवा लड़का जो कॉलेज नहीं जा पा रहा था, उसने अपने प्रोफेसर को एक मेल किया, सर, मैं डिप्रेशन में हूं और मुझे आपकी मदद चाहिए। उसका जवाब आया, तुमने मदद मांगकर बहुत साहस दिखाया, हम साथ काम करेंगे। और वही एक मेल उस छात्र की जिंदगी बदलने की शुरुआत बन गया। मदद मांगना एक बीज बोने जैसा होता है जो समय के साथ फूल बनता है। हो सकता है जवाब तुरंत ना आए, लेकिन आपने एक कदम उठाया होता है। अब जरा बात करते हैं खुद के साथ समय बिताने की। डिप्रेशन के समय अकेलापन डरावना लगता है,
लेकिन वही अकेलापन अगर समझदारी से बिताया जाए तो वो आत्मचिंतन बन सकता है। लेखक सुझाव देते हैं, हर दिन कुछ मिनट आप खुद के साथ बैठें, बिना किसी फोन, टीवी या शोर के। सिर्फ अपने मन की आवाज सुने। आप सोच सकते हैं, पर मन तो बिखरा हुआ है, उसमें सुनने लायक कुछ नहीं। लेकिन लेखक कहते हैं, मन की बिखरी आवाजें भी आपको सच्चाई दिखा सकती है, अगर आप उन्हें बिना जज किए सुने। डिप्रेशन के दौरान जो एक और बहुत बड़ी बाधा होती है, वो है बिना उद्देश्य के जीना। जब किसी चीज का मतलब नहीं दिखता तो जीवन खोखला लगता है। लेखक यहां एक अनोखी सलाह देते हैं, अपने उद्देश्य को खोजने के लिए पहले उसे बनाना पड़ता है। उद्देश्य कोई बहुत बड़ा सपना नहीं होता हमेशा। कभी कभी वो होता है, मैं आज अपने पौधों को पानी दूंगा, या मैं आज एक कविता लिखूंगा, चाहे वो किसी को पसंद आए या नहीं। किताब में एक लड़के की कहानी है जो हर दिन एक अजनबी को चुपचाप कॉफी का पैसा देता था। उसे कोई दोस्ती नहीं करता, पर वो कहता था, मैं कम से कम एक अच्छा काम तो कर रहा हूं। और वही आदत धीरे धीरे उसकी पहचान बन गई और उसे उसका उद्देश्य मिल गया। जब आप दूसरों को थोड़ी सी रोशनी देते हैं तो आपकी अपनी आत्मा भी उजली हो जाती है। अब बात करते हैं गलतियों से सीखने की। डिप्रेशन में हम अक्सर अपनी पुरानी गलतियों को बार बार दोहराते हैं। काश मैंने वो काम किया होता, काश मैंने उस दोस्त से माफी मांगी होती। लेकिन लेखक कहते हैं, हर काश एक नए अब का रास्ता बन सकता है। अगर आप रोज खुद से यह कहें, मैंने जो किया वो मेरी समझ के हिसाब से सही था, अब मैं नया समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप अपने आप को क्षमा कर सकते हैं। डिप्रेशन का एक अजीब असर होता है। आपको लगता है कि आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे, लेकिन लेखक कहते हैं, कोई भी भावना स्थायी नहीं होती, दुख भी नहीं। और जब आप इस सच को पकड़ लेते हैं तो हर दर्द के बाद एक उम्मीद पैदा होती है। किताब में एक साधारण आदत को चमत्कारी बताया गया है। अपने छोटे छोटे प्रयासों को लिखो। आप एक डायरी रखें और हर रात बस यह लिखें, मैंने आज क्या किया जिससे मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर सका। चाहे वो एक कप चाय हो, एक झपकी हो, या किसी से बात करना हो। जब आप उन प्रयासों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप रुके नहीं, आप आगे बढ़ते रहे। और यही इस भाग का सबसे बड़ा संदेश है, तुम चल रहे हो, धीमे सही पर चल रहे हो। कल्पना कीजिए, आप एक सुरंग में हैं, चारों ओर अंधेरा है, कोई दरवाजा नहीं, कोई खिड़की नहीं। आप चल तो रहे हैं, पर यह तय नहीं कि बाहर निकल पाएंगे या नहीं। थक गए हैं, डर गए हैं, लेकिन फिर भी आप चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके भीतर कहीं एक आवाज कह रही है, बस एक कदम और, शायद रोशनी मिल ही जाए। जब कोई डिप्रेशन में होता है तो उसकी सोच सीमित हो जाती है। उसे लगता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन मैं बहुत छोटा हूं। मेरे अंदर कुछ भी नहीं है जो इस दुनिया में मायने रखता हो। यही विचार आपको हर सुबह बिस्तर से उठने से रोकता है। लेकिन लेखक कहते हैं, अगर आप सोच बदल नहीं सकते तो व्यवहार बदले। व्यवहार के बदलाव से सोच अपने आप बदलेगी। यह बात थोड़ी उलटी लगती है, पर सोचिए, आपने कभी यूं ही मुस्कुराने की कोशिश की है जब मन बहुत भारी हो? पहले अजीब लगता है, फिर धीरे धीरे वो मुस्कुराहट थोड़ी असली लगने लगती है। इसका कारण है, हमारा शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर आप व्यवहार में थोड़ा सा उजाला लाते हैं तो मन भी उस रोशनी को महसूस करने लगता है। किताब में एक व्यक्ति का जिक्र है जो डिप्रेशन के समय हर रोज खुद से कहता था, आज मैं सिर्फ एक काम करूंगा, चाहे वो काम कितना भी छोटा हो, लेकिन मैं उसे पूरी निष्ठा से करूंगा। कभी वो झाड़ू लगाता था, कभी किसी दोस्त को कॉल करता था, कभी सिर्फ अपना कंबल अच्छे से मोड़ता था, पर हर दिन उसका एक मकसद होता था। और धीरे धीरे वही छोटे मकसद बड़ी स्थिरता बन गए। यहां लेखक एक गहरा वाक्य लिखते हैं, स्थिरता डिप्रेशन की सबसे बड़ी औषधि है। आप भले ही खुश नहीं हो, लेकिन अगर आप नियमित हैं तो दुख भी धीरे धीरे कम होने लगता है। अब हम बात करते हैं बदलाव को अपनाने की। डिप्रेशन के समय बदलाव से डर लगता है। कोई कहे कि जाओ बाहर घूमो, तो मन कहता है, क्यों, क्या फायदा? कोई कहे अपना लक्ष्य तय करो, तो मन कहता है, कैसा लक्ष्य?
कुछ करना ही नहीं है। लेकिन लेखक कहते हैं, बदलाव का मतलब यह नहीं कि आप तुरंत अच्छा महसूस करने लगेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद को बदलने के काबिल मानते हैं। जब आप मान लेते हैं कि आप बदलाव के लायक हैं, तो एक आत्मसम्मान की चिंगारी जगती है, और वही चिंगारी धीरे धीरे उम्मीद की लौ बनती है। बदलाव शुरू करने के लिए लेखक एक तरीका सुझाते हैं, 5 मिनट की योजना। इसका मतलब है हर सुबह खुद से यह सवाल पूछना कि मैं अगले 5 मिनट में ऐसा क्या कर सकता हूं जो मुझे थोड़ा बेहतर महसूस कराए। हो सकता है वो एक गिलास पानी पीना हो, या बालों को संवारना हो, या बस खिड़की खोलकर बाहर देखना हो। ऐसे छोटे काम हमारे मन को यह विश्वास दिलाते हैं कि हम अभी भी नियंत्रण में हैं, और यह नियंत्रण ही है जो डिप्रेशन में सबसे पहले खो जाता है। एक और बहुत जरूरी बात है, खुद से बातचीत। जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो हमारे मन में चलने वाली बातें अक्सर नकारात्मक होती हैं। तू बेकार है, कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया है। लेकिन लेखक कहते हैं, आपका मन जो बोलता है वो अंतिम सच नहीं होता, वो सिर्फ एक आवाज ही है। यहां एक एक्सरसाइज दी गई है। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक सोच आए तो आप उसे एक सवाल की तरह लिख लें। जैसे अगर मन कहता है तू किसी लायक नहीं है, तो लिखिए, क्या ये सच है? क्या कभी मैंने कुछ अच्छा नहीं किया? क्या मैं सच में लायक नहीं हूं? फिर इन सवालों के जवाब खुद से ढूंढिए। यह प्रक्रिया आपको अपने मन के भीतर एक आलोचक के बजाय एक साथी बनाने में मदद करती है। अब बात करते हैं उम्मीद और प्रेरणा की। जब सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, तब उम्मीद की बात करना अजीब लगता है। पर लेखक कहते हैं, उम्मीद एक भावना नहीं, एक निर्णय है। आप तय करते हैं कि आपको उम्मीद रखनी है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों। प्रेरणा अक्सर बाहर से नहीं आती, वो अंदर से जगती है जब आप खुद को यह याद दिलाते हैं कि आप मायने रखते हैं। किताब में एक कहानी है एक महिला की जो हर सुबह आईने में देखती थी और खुद से कहती थी, तू अभी पूरी नहीं है, पर अधूरी भी नहीं है, तू बस सफर में है। यही शब्द उसका संबल बन गए। लेखक सलाह देते हैं कि आप उम्मीद की एक लिस्ट बनाएं। उसमें वो सभी चीजें लिखें जो कभी आपको अच्छा लगती थी, भले ही अब ना लगें। जैसे किताब पढ़ना, संगीत सुनना, कोई फिल्म देखना, किसी दोस्त से बात करना। और फिर हफ्ते में एक बार किसी एक चीज को आजमाएं। जरूरी नहीं कि आप उसे पूरा करें, सिर्फ उसका प्रयास करें। यह प्रयास ही भविष्य की नींव बनते हैं। अब हम आते हैं विफलता के डर पर। डिप्रेशन के समय एक बहुत बड़ी बाधा होती है। अगर मैं कुछ करूंगा और उसमें असफल हो गया तो क्या होगा? यही डर आपको कोई कदम उठाने से रोकता है। पर लेखक कहते हैं, डर के बिना कोई साहस नहीं होता, और साहस के बिना कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर आप डरते हुए भी कोई कदम उठाते हैं तो आप खुद को यह सिखा रहे होते हैं कि डर के बावजूद आप जी रहे हैं। यही तो बहादुरी है। इसलिए लेखक एक बहुत सुंदर अभ्यास सुझाते हैं, डर की डायरी। इसमें आप रोज वो काम लिखते हैं जिससे आप डरते हैं, और फिर उस डर के बारे में सोचते हैं, क्या सबसे बुरा हो सकता है? क्या मैं उससे उभर सकता हूं? क्या मैंने पहले भी ऐसे किसी डर का सामना किया है? यह अभ्यास डर को शब्दों में बदलता है, और जब डर शब्द बन जाए तो वो भूत नहीं रहता, वो समझ बनने लगता है। अब हम एक बहुत ही अनमोल विषय पर आते हैं, खुशियों के पल। डिप्रेशन के दौरान खुशियां फीकी लगती हैं, लेकिन लेखक कहते हैं, खुशी महसूस करना जरूरी नहीं, पर उसे पहचानना जरूरी है। अगर आप अपने दिन में किसी एक पल को पकड़ सके, जैसे किसी परिंदे की आवाज, हवा का झोंका, धूप की एक किरण, और उसे नोटिस करें, तो आप अपने मस्तिष्क को यह सिखाते हैं कि दुनिया में अभी भी सुंदरता बाकी है। किताब में एक व्यक्ति ने एक खुशी की जर्नल बनाई थी, जिसमें वो हर दिन एक ऐसा पल लिखता था जो थोड़ा भी अच्छा लगा हो। कुछ दिनों तक उसके पन्ने खाली रहे। फिर एक दिन उसने लिखा, आज चाय अच्छी बनी थी। और यही पहला पल बना उसके जीवन के लौटने का संकेत। अब हम अंतिम बिंदु पर आते हैं, स्वीकार्यता। लेखक कहते हैं, आपकी मानसिक स्थिति आपकी पहचान नहीं है, वो बस आपका एक हिस्सा है। जब आप डिप्रेशन को पहचानते हैं, स्वीकार करते हैं
और फिर भी काम करने का प्रयास करते हैं तो आप जीवन को एक नई परिभाषा दे रहे होते हैं। डिप्रेशन को हराना शायद बहुत बड़ी बात लगती है, पर लेखक कहते हैं उसे हराने की जरूरत नहीं, बस उसके साथ जीने का तरीका ढूंढना जरूरी है। और यही तरीका है छोटे कदम, सच्चे रिश्ते, मदद मांगना, नियमितता, डर से दोस्ती और उम्मीद की चिंगारी। डिप्रेशन में सबसे पहले जो चीज टूटती है वो है आपकी स्वछवि, सेल्फ इमेज। आप खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखना बंद कर देते हैं जो कभी खुश रहता था, जो कभी सपने देखता था। आप अब खुद को केवल एक बोझ समझने लगते हैं। पर लेखक कहते हैं जो छवि आपने बनाई थी वो मिट सकती है, लेकिन जो आप हैं वो कभी नहीं मिटता। यही बात बहुत गहरी है। आपकी पहचान सिर्फ आपकी सफलता या मनोदशा से नहीं बनती, वो बनती है आपकी इच्छा शक्ति, आपकी संवेदनशीलता और उस भावना से कि मैं फिर से उठूंगा। किताब में एक खूबसूरत तरीका बताया गया है, मिरर वर्क, यानी दर्पण के सामने खुद से बात करना। हर सुबह भले ही आप टूटे हो, खुद को आईने में देखिए और कहिए, मैं यहां हूं, मैं जिंदा हूं। और यही सबसे बड़ी बात है। शुरुआत में यह अजीब लगेगा, पर धीरे धीरे यह अभ्यास आपके भीतर एक नई आत्मा को जन्म देगा। वो आत्मा जो स्वीकार करती है लेकिन हारती नहीं। अब बात करते हैं एक बेहद प्रभावी टूल की, पुनरावृत्ति और ढांचा। डिप्रेशन का एक बड़ा लक्षण होता है निर्णय न ले पाना। क्या मैं यह करूं? क्या मुझे अब उठना चाहिए? क्या यह सही है? ये सारे सवाल ऊर्जा खा जाते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि आप अपने दिन को एक ढांचे में ढालें। एक निश्चित समय पर उठना, एक निश्चित क्रम से कपड़े पहनना, तय समय पर ब्रश करना, खाना बनाना, यह सब आपको निर्णय लेने से बचाता है और आपका ध्यान ऊर्जा की बचत पर केंद्रित करता है। अगर आप हर दिन अपने समय को एक समान संरचना में बांधते हैं तो धीरे धीरे आप अपने मन को यह संकेत देते हैं कि चीजें स्थिर हैं, नियंत्रित हैं, और यही नियंत्रण आपको हिम्मत देता है। अब बात करते हैं रिश्तों की। डिप्रेशन में हम अपने आप को सबसे अलग कर लेते हैं। हमें लगता है कि लोग हमें नहीं समझेंगे या हम दूसरों के लिए बोझ बन गए हैं। लेकिन लेखक कहते हैं रिश्ते हमारे दर्पण हैं। जब हम खुद को नहीं देख पाते तब दूसरे हमें हमारा प्रतिबिंब दिखाते हैं। किताब में सलाह दी गई है कि एक ऐसा व्यक्ति चुनें जो भरोसेमंद हो और उसे अपनी स्थिति के बारे में खुलकर बताए। कहे, मैं मुश्किल दौर से गुजर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि जब भी मैं चुप हो जाऊं तुम मुझे कुछ कहो। ऐसे लोग हमारे जीवन में सहारा बनते हैं और यह सहारा ही वह जमीन होती है जिस पर फिर से जीना शुरू किया जाता है। अब एक कठिन विषय पर आते हैं, ध्यान केंद्रित करना। डिप्रेशन में आपका मन इधर उधर भागता है, एक विचार से दूसरे पर, कभी उदासी, कभी भय, कभी गुस्सा। लेखक एक विधि बताते हैं, एंकरिंग, यानी ध्यान को एक बिंदु पर बांधना। हर सुबह या हर रात 5 मिनट के लिए किसी एक चीज पर ध्यान लगाना, जैसे मोमबत्ती की लौ, किसी संगीत की धुन या अपनी ही सांसें। जब आपका ध्यान भटकने लगे तो खुद से कहिए, अभी नहीं, मैं वापस आ रहा हूं। यह छोटा अभ्यास आपको अपने विचारों से बाहर निकलकर अपने शरीर में लौटने की कला सिखाता है। इसके साथ ही लेखक एक और शानदार विचार देते हैं, सकारात्मक खिंचाव। इसका मतलब है अपने आसपास ऐसी चीजें बनाना जो आपको थोड़ा और ऊपर खींचे, जैसे आपकी पसंदीदा किताब पास रखना, एक प्रेरणात्मक पोस्टर लगाना, एक मधुर धुन हर सुबह सुनना। ये चीजें छोटी होती हैं पर उनका प्रभाव गहरा होता है। अब बात करते हैं भविष्य की योजना की। डिप्रेशन में हम भविष्य के बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है कि सब धुंधला है, लेकिन लेखक कहते हैं भविष्य से भागने से अच्छा है कि आप उसका एक छोटा टुकड़ा पकड़ें और उसे गढ़ें। इसलिए वो एक अभ्यास सुझाते हैं, 21 दिन की चुनौती। अगले 21 दिनों तक हर दिन एक छोटी चीज को रोज करें, चाहे वो 10 मिनट चलना हो, एक पेज पढ़ना हो, 5 मिनट ध्यान लगाना हो। इस 21 दिन की चुनौती को पूरा करने के लिए आपको हर दिन एक छोटी चीज को रोज करना होगा। छोटे प्रयास से आपका मस्तिष्क स्थिरता और उपलब्धि का अनुभव करता है। किताब में एक कहानी है एक आदमी की जिसने डिप्रेशन में रहते हुए तय किया
कि हर दिन एक फूल की फोटो खींचेगा। वो सुबह उठता, पार्क जाता और एक नया फूल ढूंढता। 30 दिन बाद जब उसने देखा कि उसके पास 30 रंग बिरंगे फूलों की तस्वीरें हैं, तो वो खुद को पहचान नहीं पाया। मैंने ये किया। यही भावना उसे फिर से जिंदा कर गई। अब हम अंत की ओर बढ़ते हैं, और अंत से पहले आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, करुणा। लेखक कहते हैं, अगर आप दुनिया से करुणा चाहते हैं तो पहले उसे खुद को देना सीखिए। जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो खुद को बार बार दोषी ठहराते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कमजोर हूं, सब मुझसे नाराज हैं। ये विचार आत्म करुणा को खत्म कर देते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं, करुणा का मतलब यह नहीं कि आप गलतियां स्वीकार करें। इसका मतलब है कि आप खुद को इंसान समझें। हर बार जब आप खुद को बुरा कहें, उस समय अपने भीतर के एक दोस्त को आवाज दें। अगर मेरी जगह कोई दोस्त होता तो क्या मैं उसे यही कहता? यह सवाल आपको खुद से दया करने की अनुमति देता है। डिप्रेशन से बाहर आना कोई एक दिन की यात्रा नहीं है। यह एक सिलसिला है, उठने, गिरने, रुकने, फिर चलने का। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ यह निर्णय लें कि मैं एक बार और कोशिश करूंगा, तो यही निर्णय आपकी जीत बन जाएगा। और सबसे अंत में लेखक एक वाक्य लिखते हैं जो शायद पूरी किताब का सार है। आपका दर्द आपकी कमजोरी नहीं है, यह आपके पुनर्जन्म की मिट्टी है। और इसी मिट्टी से आपके भीतर से एक नया बीज फूटता है, भरोसे का, हिम्मत का और उम्मीद का। अगर यह यात्रा आपको थोड़ी भी रोशनी दे पाई हो तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल इंस्पायर डाइजेस्ट को। आपका जीवन मायने रखता है, आपकी उपस्थिति जरूरी है, और आपके कदम चाहे छोटे हों, इतिहास बनाते हैं। धन्यवाद।